बीएनपी, ये इनकम टैक्स का थर्ड हेड माना जाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बच्चों इसमें एक तो बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और थर्ड है ऑक्यूपेशन। अगर कोई भी एसएससी इन तीन से मनी अर्न करता है, इनकम अर्न करता है, तो बीएनपी हेड में लिखा जाएगा। बिजनेस के अंदर आपके ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन डिग्री की रिक्वायर्ड होती है, और ऑक्यूपेशन में कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिसे आपने नाम सुना होगा धंधा या वृत्ति, इसमें आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपके कोई दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, मतलब आप खरीद के बेचने का काम करते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने का काम करते हैं, तो भी इस हेड में आएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, टीचर हैं, तो आपका प्रोफेशन हेड में आएगा, बीएनपी हेड में आएगा। अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, गायक हैं, नर्तक हैं, धोबी है, लुहार, सुनार, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो आपके ऑक्यूपेशन मतलब बीएनपी हेड में आएगा। इनकम टैक्स के जो 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, फिर आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन, उनमें बीएनपी तीसरे नंबर का हेड होता है। अब इसमें आप कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, कौन सी इनकम को आप बीएनपी में लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो बीएनपी की इनकम कौन सी होती है, कौन से एक्सपेंसेस बीएनपी के माने जाते हैं और कौन से नहीं माने जाते, इन 3-4 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको P&L अकाउंट समझाता हूँ एक बार, जो आप 11th से बना रहे हैं। ये P&L अकाउंट, ट्रेडिंग P&L मान लेना इसको। अकाउंट्स होती तो मैं ट्रेडिंग अलग बनाता, P&L अलग बनाता, पर यहाँ मैं ये मानता हूँ कि P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग के भी मैं मिक्स ले लेता हूँ इसमें। यहाँ देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, टू वेजेज मेरा मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न मान लेना। अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि उसको प्योरली लिखूँ। क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग का पार्ट कर दिया है मैंने। ये मत सोचना कि सर P&L में कैसे ट्रेडिंग का पार्ट डाल रहे हैं, मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा ये पार्ट ट्रेडिंग P&L मिक्स का बनाया मैंने। इधर आपकी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड मैनी मोर। इधर आपके टू सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डोनेशन, फिर आपके टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, डोनेशन, चैरिटी, डिनर एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। ये मैंने अकाउंट्स के हिसाब से P&L अकाउंट बनाया है। इससे पहले आपने बीएनपी हेड पहले पढ़ा होगा, लेकिन 11th में जो आपने ट्रेडिंग P&L देखा है वो तो यही है। अब मैं देख रहा हूँ बीएनपी इस P&L से, कि P&L से अगर मुझे बीएनपी बनाना हो, बीएनपी हेड की इनकम कैलकुलेट करनी हो, कंप्यूट करनी हो, तो मैं कैसे कंप्यूट करूँगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट पार्ट ऑफ बीएनपी। ये जो ग्रोस प्रॉफिट है बिल्कुल ये बिजनेस का ही है, क्योंकि ट्रेडिंग में फालतू का कोई एक्सपेंसेज और इनकम होती ही नहीं है। अब यहाँ मान लो ये 10 लाख हैं, रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड 2 लाख, डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख,
रेंट रिसीव्ड 2 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 50,000, 10 to 12, 13, 15, 15 लाख 50,000, 15 लाख 50,000। इधर ये एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला। मान लो ये सारे एक्सपेंस, जैसे 1 लाख सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,50,000 है, डोनेशन 2 लाख है, चैरिटी 50,000, डिनर एक्सपेंस 50,000। तो 153 लाख, 5 लाख, 6 लाख एक्सपेंस हो गए, तो 9,50,000। ये 11th वाला अकाउंट्स वाला P&L अकाउंट हमें ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट है 9,50,000। पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस नेट प्रॉफिट को B&P की इनकम मानेगा? ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ इनकम टैक्स के रूल्स देखने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या कहते हैं वो समझो। पहले आप इसको वापस देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट में हमने अदर इनकम ऐड की है। P&L के क्रेडिट में लिखने का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना। P&L के डेबिट में लिखने का मतलब होता है कि डिडक्ट करना। अगर मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, अगर मैंने डेबिट साइड में लिखा है इसका मतलब मेरा प्रॉफिट, मेरी इनकम डिक्रीज हुई है। मैं इसको यहाँ प्लस कह सकता हूँ, अगर मुझे बढ़ाना है तो इधर लिखता हूँ, और इधर लिखने का मतलब एक्सपेंसेज साइड है तो माइनस हो गया। अब बच्चों मेरी बात पे ध्यान देना, जो मैं अब बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख दिया, मैंने डिविडेंड रिसीव्ड भी यहाँ लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड के हमने ऐड कर दिए, डिविडेंड रिसीव्ड के ऐड किए हैं, रेंट रिसीव्ड के ऐड किए हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड के ऐड किए हैं। ये इनकम हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड B&P की इनकम है? क्या बिजनेस करने से आपको इंटरेस्ट मिला है? क्या बिजनेस करने से इंटरेस्ट मिला है? तो नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड किया, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उस पर मुझे डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मेरी अदर इनकम है। रेंट रिसीव्ड आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आपके कैपिटल गेन की इनकम है। लेकिन मैंने तो P&L के क्रेडिट में लिख दिया, और गलत भी नहीं लिखा है। हमने 11 से यही सीखा है कि इनकम को P&L के क्रेडिट में लिखेंगे। ये अकाउंटेंसी के एंगल से तो सही है, लेकिन इनकम टैक्स के एंगल से अगर मुझे सिर्फ B&P की इनकम निकालनी है तो मैं सिर्फ B&P की इनकम लूँगा और ओनली B&P के एक्सपेंसेज ही डिडक्ट करूँगा। मैं ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप B&P की इनकम फाइंड करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, आपको यहाँ नेट प्रॉफिट लिखना है। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लिखता हूँ। ग्रोस प्रॉफिट लिख लिया मैंने 10 लाख, इसको 10 लाख मान लेना, 10 लाख ग्रोस प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड B&P की नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। डिविडेंड रिसीव्ड B&P की नहीं है, नहीं लिखूंगा। रेंट रिसीव्ड B&P की इनकम नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैंने मनी इन्वेस्ट किया है कहीं पर, उसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये मैंने मनी इन्वेस्ट किया है, उसका मुझे इंटरेस्ट ये डिविडेंड मिल रहा है। यह आपके रेंट रिसीव्ड, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने मेरी बिल्डिंग रेंट पे दी है, उसका किराया मिल रहा है, इसका B&P से कोई रिलेशन नहीं है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड का मतलब मैंने प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाया, B&P से मतलब नहीं है। अगर मैं बिजनेस नहीं भी करूँगा तो भी ये इनकम तो मेरी आएगी। अभी आपने कोरोना में देखा होगा, जिन्होंने किराए पर दे रखा था, चाहे दुकान खुले या नहीं खुले, उसका किराया आ रहा था, पैसा ब्याज पर दे रखा था, इंटरेस्ट आ रहा था। इसका मतलब उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। अब कोई ये अलग बात है कि पैसा ब्याज पर आ रखा था और अगले के पास नहीं और नहीं दे, तो वो अलग बात है, ठीक है। कोई किराएदार खाली करके भाग जाए, अलग बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये B&P की इनकम नहीं है, तो मैंने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया 10 लाख। अब मैं डिडक्ट करता हूँ B&P के एक्सपेंसेज। अब मैं डिडक्ट कर रहा हूँ B&P के एक्सपेंस। सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, सैलरी B&P का एक्सपेंस। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से एक्सपेंस B&P के हैं, कौन से नहीं, पर एक बार इसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी कैपिटल, मेरा बिजनेस, अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी तो इंटरेस्ट, ओनर और बिजनेसमैन दो सेपरेट पर्सन हो गए, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट पर्सन हो गए। लेकिन
अगर मैं या मेरे बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे भैया इस इनकम को आप किस में शो करोगे, कहीं ना कहीं तो मुझे इनकम तो शो करनी पड़ेगी, मेरी कैपिटल, मेरा बिजनेस, मेरा ही इंटरेस्ट, तो मैं खुद के कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं ले सकता, मैं खुद की कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं ले सकता। इसका मतलब ये बिजनेस में एक्सपेंस माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैंने बिजनेस के लिए लिया है लोन, बिजनेस के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल अलाउ करेंगे, माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 50,000 150 डोनेशन किसको दिया, इनकम टैक्स वाले कहेंगे आपने डोनेशन दिया, किसको दिया है, डिसअलाउ करो। बिजनेस चलाने के लिए डोनेशन देना जरूरी नहीं है, हाँ कुछ स्पेसिफिक डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च है तो वो अपने स्पेसिफिक देखेंगे, बाकी डोनेशन बिजनेस का पार्ट नहीं है। चैरिटी बिजनेस का पार्ट नहीं है। डिनर एक्सपेंस, बिजनेस में डिनर नहीं होता है, डिनर अगर किया तो इसका मतलब है या तो आपके कोई गेस्ट आ गए थे उनको डिनर करवाया है, अगर ये आपने वर्कर को पार्टी दी होती तो सन्ड्री एक्सपेंस लिखते, आप डिनर एक्सपेंस नहीं लिखते। मेरे कहने का मतलब है जो आपने कमाई की थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ जो आपने कमाए थे, उसमें बिजनेस का जो एक्सपेंस है 1 लाख सैलरी है और आपके इंटरेस्ट ऑन लोन 1,50,000 है और कोई एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। P&L के डेबिट में इसलिए लिख दिए क्योंकि वहाँ हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अकाउंट के अनुसार सारे एक्सपेंसेज P&L के डेबिट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो B&P इनकम है, तो कितनी ईजी वे में B&P इनकम आ गई आपके 250 माइनस करेंगे तो 7,50,000, ये टैक्सेबल इनकम ऑफ B&P। अब देखो अगर इसको मैं ग्रोस प्रॉफिट से नहीं करता, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मेथड कि ग्रोस प्रॉफिट लिया और बिजनेस की इनकम जोड़ दी, बिजनेस के एक्सपेंसेज माइनस कर दिए। हाँ ग्रोस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही होता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं चला, नहीं तो पता है मैं क्या करता, मैं लेता सेल लेता, क्लोजिंग स्टॉक लेता, इतना तो सोल्ड कर दिया, इतना माल बच गया, इतना मेरे ओपनिंग में था, इतना एक्सपेंस हो, इस तरह से मैं माइनस करता तो वो जीपी आता, मैंने सीधा जीपी ले लिया, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई अदर होते ही नहीं है, ट्रेडिंग एक्चुअली बिजनेस का ही होता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर नेट प्रॉफिट से करता हूँ तो देखो नेट प्रॉफिट से करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन 99% क्वेश्चन आपके जो बुक में वो नेट प्रॉफिट से ही होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होगी। तो नेट प्रॉफिट से करने का मतलब है रेक्टिफाई करना, ग्रोस प्रॉफिट से करने मतलब सीधा सीधा कैसे, ग्रोस प्रॉफिट लिया, बिजनेस की इनकम जोड़ दी और बिजनेस के एक्सपेंसेज माइनस कर दिए। अब कौन सी बिजनेस की इनकम है, कौन से बिजनेस के एक्सपेंसेज है, वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में आज ही बता दूंगा। पर नेट प्रॉफिट से करने का मतलब होता है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कैसे आया 950, मैंने इसमें ये ऐड किए, मैंने इसमें ये ऐड किए और ये मैंने लेस किए, तब नेट प्रॉफिट आया। अब आज मुझे पता चला कि डिनर एक्सपेंस तो लेस करना ही नहीं था, ये B&P का है ही नहीं, मैंने गलत डिडक्ट कर दिया, मैं इसको वापस ऐड करूंगा, चैरिटी को वापस ऐड कर दूंगा, डोनेशन को वापस ऐड कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का सही है, सही माइनस किया, कुछ नहीं करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर को राइट ही नहीं है इंटरेस्ट लेने का, मैंने गलत डिडक्ट कर दिया तो मैं वापस ऐड कर दूंगा। सैलरी सही है, कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने अदर हेड इनकम ऐड कर दी, ये मैंने अदर हेड इनकम ऐड कर दी, मैं इसको वापस लेस कर दूंगा। मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए देखो अगर मैं रेक्टिफाई करके करता तो क्या होता, देखो दिख रहा है, ये नेट प्रॉफिट है 9,50,000। मुझे याद आया कि मैंने अदर हेड इनकम ऐड कर रखी है, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने ऐड कर रखी है, ध्यान रखना। इफ अदर हेड इनकम क्रेडिटेड इन P&L इट मीन्स एडेड इन नेट प्रॉफिट। अगर P&L के क्रेडिट में अदर हेड इनकम, अदर हेड का मतलब सारे हेड आ गए, फिर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं बोल रहा हूं, अदर हेड B&P के अलावा कोई भी इनकम अगर P&L के क्रेडिट में लिख रखी है, इसका मतलब जोड़ रखी है, तो उसे हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। और अगर कोई अदर हेड एक्सपेंसेज या डिसअलाउ एक्सपेंसेज डिडक्ट कर रखे हैं, गलत घटा रखे हैं, आपको ऐड करना है, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन, तो ये ऐड डिसअलाउ एक्सपेंस, डिसअलाउ मान लेना, इसको जगह कम है, डिसअलाउ एक्सपेंसेज डेबिटेड इन P&L डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, तो ऐड कर देंगे डिसअलाउ एक्सपेंसेज डेबिटेड इन P&L। अब डिसअलाउ कौन कौन से हैं मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ,
ये डिसअलाउ है, ये अलाउ नहीं है। 50, 2 लाख, 250, 250 और 50 3 लाख, 3 लाख और 50,000 तो 3,50,000। मैं बाद में इसको पूरा बताऊंगा, अभी तो मैंने केवल यहाँ जो क्रॉस कर रखे हैं वो डिसअलाउ है, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है। मैं इस हेड पे ध्यान दे रहा हूँ कि डिसअलाउ एक्सपेंसेज इफ डेबिटेड इन पी एंड एल, डिसअलाउ एक्सपेंसेज इफ डेबिटेड इन पी एंड एल, इसका मतलब ये माइनस कर दिए थे आपने, रेक्टिफाई करो, वापस ऐड कर दो। अब देखो ये अदर हेड इनकम क्रेडिटेड इन पी एंड एल, इसका मतलब ये जोड़ दी गई, देख लो आप, इसमें ये जोड़ी गई। तो यहां करेंगे लेस अदर हेड इनकम क्रेडिटेड इन पी एंड एल, ये 2,355,50,000 गलत जोड़ दी, घटा दिया, ये तो हो गया रेक्टिफाई। अब आप भूल गए हो, मान लो कि कोई बीएंडपी की इनकम थी, बीएंडपी की इनकम थी और क्रेडिट में लिखना भूल गए, लिखना भूल गए मतलब जोड़ना भूल गए, तो अब जोड़ दो। एड अलाउएबल एक्सपेंस, अलाउएबल इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पी एंड एल। अभी तो कह रही इस क्वेश्चन में कुछ भूले नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। और लेस अलाउ एक्सपेंसेज, अलाउएबल एक्सपेंसेज नॉट डेबिटेड इन पी एंड एल। ये जो 2 है ये है भूल जाना, और ये जो 2 है वो है रेक्टिफाई करना। ये तो हम सही कर रहे हैं, जो गलत जोड़ दिया घटा लिया, गलत घटा दिया वापस जोड़ दिया। अब बीएंडपी की इनकम जोड़ना भूल गए, इंसान है भूल जाते हैं, कोई एंट्री रह गई, अब जोड़ दो, ऐड कर दो। और अगर कोई बीएंडपी का एक्सपेंसेज माइनस करना भूल गए तो अब माइनस कर लो। अब देखो इससे कितना आ रहा है, 950 और 350 कितना हो गया, 13 लाख, 13 लाख माइनस 550, 750। अगर मैं इससे करता हूं तो भी 750, इससे करता हूं तो भी 750। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा है, पर काम ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बीएंडपी के क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन में ये पार्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम केस बुक से बीएंडपी इनकम निकालते हैं, केस बुक मेन रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन हो या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन हो, केस बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर इससे आपको बीएंडपी इनकम निकालनी है तो देखो प्रोफेशनल पर्सन तो बनाता ही रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने एनएफपीओ पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट एसएसपीसीआई का ट्रेडिंग बनाना चाहूँ तो आप खुद मना कर देंगे कि सर ट्रेडिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप जानते हैं ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक आता है, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, तो मेरा ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाऊंगा, किसकी कितनी फीस आई, कितना मार्कर एक्सपेंसेज है, कितना आपके रेंट है, कितना लाइट का बिल है, कितना पानी का बिल है। तो रिसिप्ट एंड प्रोफेशनल पर्सन रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है तो आप कैसे बनाएंगे, देखें सिंपल। आप रिसिप्ट साइड देखेंगे, वहां से आप प्रोफेशनल इनकम ले लेंगे, आप रिसिप्ट साइड देखेंगे, वहां से आप प्रोफेशनल इनकम ले लेंगे, लेस करेंगे प्रोफेशन के एक्सपेंसेस। ये बीएंडपी केस बुक से बनाते हैं या रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाते हैं, इसका मतलब है आपको प्रोफेशन की इनकम छांट के लेनी है और प्रोफेशन के एक्सपेंसेज आपको माइनस करने हैं, ये आपके बीएंडपी इनकम आ जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बनाते हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, प्रोफेशनल पर्सन के लिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कुछ नहीं करेंगे। अगर पेड कर दिया तो एक्सपेंस है और रिसीव्ड कर लिया तो इनकम है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का इसमें प्रोफेशनल पर्सन के कुछ नहीं करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेंगे तब बता दूंगा। यहाँ आपने प्रोफेशन की इनकम ले ली और उसमें प्रोफेशन के एक्सपेंसेज माइनस कर लिए, ये सीधा आपके बीएंडपी का आ जाएगा।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है कि अगर आप नेट प्रॉफिट से P&L दे रखा है तो हम ग्रोस प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, और कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से करते हैं तो डायरेक्ट आपको बिजनेस इनकम लेनी है, बिजनेस के एक्सपेंसेज माइनस करने हैं। तो बच्चों आपको इस चैप्टर के अंदर, इस हेड के अंदर सिर्फ 3 फैक्टर पे ध्यान देना है। फर्स्ट तो है कि बिजनेस इनकम में कौन कौन सी इनकम है। बिजनेस इनकम, इसको मैं अलाउएबल इनकम भी बोलता हूँ। बिजनेस इनकम जिसको हम अलाउएबल इनकम भी बोलते हैं। सेकंड, बिजनेस एक्सपेंसेज जिसको हम बोलते हैं अलाउएबल एक्सपेंस। अलाउएबल का मतलब जिसकी डिडक्शन दी जाएगी, जिसको माइनस किया जाना चाहिए। थर्ड है अदर हेड इनकम, इसका मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो अदर हेड इनकम, इसको हम डिसअलाउ इनकम बोलेंगे, डिसअलाउ इनकम। और फोर्थ में आता है डिसअलाउ एक्सपेंसेज, डिसअलाउ एक्सपेंसेज। अगर ये चार टॉपिक आपके क्लियर हैं कि किस में क्या आएगा तो BNP बहुत इजी है, अदरवाइज BNP सबसे टिपिकल है। अगले वीडियो में मैं आपको ये चारों पार्ट बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन भी लूँगा। पहले मैंने इसमें क्या क्या लिया है एक बार फास्टली देखें। BNP आपके 3rd नंबर का हेड है। इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन तीनों की इनकम ली जाती है। या तो आपको P&L दिया हुआ रहेगा या आपको कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है P&L से बना रहे हैं, GP से बना रहे हैं तो बिजनेस की इनकम जोड़ दो, बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर लो। अगर आप कैश बुक से बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बना रहे हैं तो बिजनेस की इनकम जोड़ लो, बिजनेस के एक्सपेंसेज माइनस कर लो, अलाउएबल एक्सपेंस माइनस कर लो। अगर आप नेट प्रॉफिट से ले रहे हैं तो फिर याद रखना, नेट प्रॉफिट से अगर आप ले रहे हैं तो आप एडजस्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ आपको चारों पार्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। अदर हेड इनकम जोड़ रखी है, माइनस कर दो। अदर हेड एक्सपेंसेज माइनस कर रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं, P&L के डेबिट में वापस जोड़ दो। BNP इनकम जोड़ना भूल गए तो अब जोड़ दो, और BNP का एक्सपेंस घटाना भूल गए तो अब घटा दो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो।